नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आवर और सेबी बोर्ड की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए और इसका विश्लेषण करने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू डिम्पी। शुक्रिया प्रशांत। और इस बीच आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सेबी चेयरपर्सन अपनी बात को पूरा कर रही हैं। उन्होंने जो आज बड़े फैसले लिए उसमें करीब 7-8 इम्पॉर्टेंट फैसले हैं और उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। श्री राम सुब्रमण्यम है और साथ ही महंतेश हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। महंतेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया और आपसे अब बातचीत होगी। श्रीराम जी, ऑलरेडी आपने एक पॉइंट पे हमको क्लैरिटी दी है कि ये जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म का सेबी रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एक तो वॉल्यूम बढ़ा है, सेबी खुद चाहता है कि बॉन्ड का प्लेटफॉर्म को अच्छे से डेवलप किया जाए, इसलिए रेगुलेटेड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सेबी के पहल आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है। एक पॉइंट मेरे को आपसे और क्लियर करवाना है ज़रा। अब ये बात भी आ रही है कि म्यूचुअल फंड्स को ना रेगुलेटेड किया जाए। आपको ध्यान होगा कि बीच में कुछ एक कंपनी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एक कंपनीज़ के कई फंड मैनेजर्स को बाकायदा जाँच बैठी उनके ऊपर और ये पता लगा कि जो म्यूचुअल फंड्स का कई फंड्स थे वो गलत तरीके से अलग अलग शेयर्स की तरफ पहुंचाए गए। ये जो इनसाइडर रेगुलेशन में म्यूचुअल फंड्स को डाला जा रहा है, इससे आपको लगता है कि इंडस्ट्री और अच्छे से रेगुलेटेड हो जाएगी जिससे ज़्यादा लोग आएंगे और शायद ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। जो एक जिसे कहते हैं ना, एक राउंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम थी, पता नहीं था कि फंड कैसा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्यों पैसा लगा रहा है, क्यों नहीं पैसा लगा रहा, सर्टेन काइंड ऑफ थिंग थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है मिस्टर श्रीराम? आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से नहीं, क्यों पैसा लगा रहा है उस हिसाब से नहीं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो पोजीशंस है फंड मैनेजर्स का और एम्प्लॉइज ऑफ कॉर्पोरेट्स का म्यूचुअल फंड यूनिट्स में, उनको उसका डिस्क्लोजर्स करना चाहिए करके, तो वही है कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में लेके आया है। तो दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, बट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। सर, इससे मेरे को एक चीज़ आपसे और क्लियर करनी है। ये जैसे डिस्क्लोजर नॉर्म्स को लेकर क्लैरिटी है जिसको इनसाइडर रेगुलेशंस के अंदर डाला जा रहा है, इसका कोई खास विरोध तो नहीं आप देखेंगे ना? ये तो इजीली एक्सेप्टेबल चीज़ है। नहीं, if you see many commentators पहले डिस्कशन डॉक्यूमेंट छपाया था, there was a lot of pushback because one mutual funds ये है जो pooled investments है, so this is not a concentrated position जो आप and the volatility is not high, so insider trading guidelines mutual fund units को लेके आना was a very controversial topic in that sense because क्योंकि ये है कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होता है और कुछ भी ऐसा खबर के वजह से वो म्यूचुअल फंड ऐसा नेवी चेंज हो जाएगा करके बोल नहीं सकते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक दिस वन, तो इसीलिए वो इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स में आना थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। ओके, ठीक है। महंतेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आज समय दे रहे हैं आप हमको। एक पॉइंट मेरे को आपसे जब क्लियर करना था, ये एफ&ओ और कैश के सेम सेटलमेंट की बात हो रही है कि इसको नेट सेटलमेंट में डाला जाए। एक्चुअली थोड़ा आप क्लियर कर पाएंगे नेट सेटलमेंट का मतलब क्या? क्या यहाँ पे वैसे तो कुछ कंडीशंस के साथ बताया जा रहा है, सेबी चेयरपर्सन कह रही थी यहाँ पे फिजिकली शेयर्स की ज़रूरत है, वहाँ तो हम नेट सेटलमेंट नहीं लगा रहे, लेकिन जहाँ पे फिजिकल शेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे इसको नेट सेटलमेंट में होना चाहिए कि कैश और एफ&ओ की जो सेटलमेंट है वो सेम डे सेम मेथड से होना चाहिए। देखिए, इसका जो रेगुलेशन जो आया है वो केवल रिस्क मैनेजमेंट की एंगल से आया है और एफिशिएंसी बढ़ाने की एंगल से आया है। होता यूं था पहले कि कोई भी इन्वेस्टर अपनी कैश की जो ट्रेडिंग करता था और जो एफ&ओ की ट्रेडिंग करता था, उनकी सेग्रीगेशन हुआ करती थी रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। तो आपको जो मार्जिन बनना होता था एफ&ओ के लिए, वो मार्जिन सेपरेटली कैलकुलेट करके उस मार्जिन भरना पड़ता था, ट्रेड करना पड़ता था, और जब आपने ट्रेड सेटल की, ये जो सेटलमेंट डेट होता है, उस समय में आपका जो प्रॉफिट लॉस जो कुछ बना हुआ है वो कैश स्टेटमेंट के लिए अलग प्रॉफिट लॉस की गिनती होती थी और एफ&ओ सेगमेंट की अलग गिनती होती थी और इन्वेस्टर को दोनों सेटल करना पड़ता था। तो अभी क्या हुआ है कि सेबी ने कहा है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है, दोनों को पूल कराया जाएगा, ताकि क्या होगा कि नेट सेटलमेंट यानी
आप अगर कैश सेगमेंट में प्रॉफिट बना रहे हैं, एफएनओ सेगमेंट में लॉस बना रहे हैं, तो दोनों जो प्रॉफिट बन रहा है वो आप लॉस में से घटा के आप सेटल कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड मोर ओवर आप ये भी देखेंगे कि कैश सेटलमेंट T+2 होता है, एफएनओ T+1 होता है, T+1 डे पे होता है, तो वो डेज का भी अलग अलग हिसाब रहता था। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कस्टमर की तरफ से जो कैश लगता है मार्जिन की तौर पे जो लगता है, या प्रॉफिट एंड लॉस भरपाई करने, जो लॉस का जो मेकअप करना होता है इन टर्म्स ऑफ कोलैटरल देना, वो कम हो जाएगा। रहा सवाल ये कैश सेटलमेंट और डिलीवरी सेटलमेंट में, जो स्टॉक स्पेसिफिक एफएनओ होते हैं उसमें आप डिलीवर के तौर पे सेटल करते हैं, कंपलसरी डिलीवरी सेटलमेंट प्रोसीजर लाया गया है, पर जो इंडेक्स रहते हैं उसमें कंपलसरी डिलीवरी नहीं होता है, नेट कैश सेटलमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक एफिशिएंसी वाली मूव सेबी ने करी हुई है, और रिस्क मैनेजमेंट को देखकर जानकर उन्होंने ये रेगुलेशन लाया है। मंतेश, एक चीज़ आपसे और थोड़ा और क्लैरिटी, या फिर ये मैं इस पर आपका एक टेक भी ज़रूर चाहूँगा। असल में आईपीओ के प्राइसिंग को लेकर भी थोड़ा इश्यूज थे बीच में। ये खबर पेटीएम से शुरू हुई, फिर बाद में जोमेटो और कई ऐसे शेयर्स के बारे में हवा मार्केट में आई और बात उठी है। अब सेबी चेयरपर्सन ये कह रही हैं कि आईपीओ के जो प्री फाइलिंग है उसकी प्रोसेस को और रेगुलेट किया जाए अच्छे से, यानी कि आपको थोड़ी पहले के जो ट्रांजैक्शंस है, जो नियर बाय के ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी आप डिटेल दीजिए। जो फाउंडर मेंबर्स हैं उसकी आप थोड़ी सी डिटेल दीजिए, उन्होंने कौन कौन से ट्रांजैक्शन की है। अगर आपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी को बनाया हुआ है तो उसकी थोड़ा ट्रांजैक्शंस को डिटेल दीजिए, और किस फंड्स के पास कौन से अंडरराइटर्स कहाँ पे क्या है। इससे आपको लगता है कि आईपीओ की प्रोसेस जो थोड़ा पहले मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर है, आईपीओ प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन उठता था, इस फैसले के बाद थोड़ा ये ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट होगा और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, यानी कि अब आपकी जो आईपीओ की प्राइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा फेयर और ज़्यादा बेहतर रूप में सामने निकल के आएगी। देखिए, ये अच्छा मूव सेबी ने लाया है। पहले कैसे होता था कि डीआरएचपी जो डॉक्यूमेंट रहती थी उसमें डिटेल्स दिया जाता था, पर केवल प्रमोटर एंटिटी के बारे में दिया जाता था कि उनकी जो शेयर एक्विजिशन हिस्ट्री है शुरुआत से बताई जाती थी, एक टेबुलर फॉर्म में बताई जाती थी कि इस दौरान उन्होंने इतने शेयर्स खरीदे हैं एक्सेट्रा। पर अभी इफ आई एम राइट, जो मैंने पढ़ा हुआ है सेबी का ये जो प्रपोजल, इफ आई एम राइट, सारे इन्वेस्टर्स के एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उन्होंने एक टर्म लाया हुआ है WACA, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एंटायर शेयर होल्डर्स, जो आईपीओ के पहले जिन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है, उनका वाका WACA ये पब्लिश करना अभी मैंडेटरी कर दिया। पहले हर एक प्रमोटर का अलग अलग दिया जाता था, तो इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता था कि कुछ एम्प्लॉइज भी इन्वेस्ट करते हैं ईसॉप के द्वारा, कुछ फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, प्रमोटर्स तो खुद रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता चलता था कि आईपीओ के पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी सबकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है। तो अभी ये एक रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा ताकि जो इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टर आईपीओ में, उसको ये पता चल जाएगा कि ये प्रीमियम कितना लगा रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट के ऊपर। अब तक तो केवल प्रीमियम हम फेस वैल्यू पे समझ सकते थे कि 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 400 रुपए का आईपीओ है, तो आपको 390 का प्रीमियम भरना पड़ रहा है। बट अभी ये प्रीमियम जुड़ जाएगा वाका से, जिस WACA से जुड़ जाएगा। तो इससे ये पता चल जाए कि फेस वैल्यू 10, भले ही 10 रुपया हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कई शेयर होल्डर्स का आपको आप स्तब्ध हो जाएंगे। कभी कभी तो फ्रैक्शंस में रहता है, फ्रैक्शन ऑफ रुपीज में रहता है, 40 पैसे रह सकता है। तो आपको फिर पता चल जाता है कि ये तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो जानकार इन्वेस्टर्स फिर अपना निर्णय खुद कर लेंगे कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये शायद ये जिस्ट है, इफ आई रेड द रेगुलेशंस करेक्ट। ठीक है मिस्टर श्रीराम, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, रिट और इन्विट्स को लेके भी सेबी ने बात रखी है। सेबी का बोर्ड का प्रपोजल ये कहता है कि द रिडक्शन इन द मिनिमम होल्डिंग रिक्वायरमेंट
of the unit from 25% to the 15% of the sponsors. That means उनकी होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर दिया, 25 से 15% कर दिया। आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे, ये फैसला कैसा है और क्यों लिया गया, या फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही थी? नहीं, ये है कि अभी स्पॉन्सर रहने में बड़ा एंटिटी होता है। अभी NHAI का इन्विट लिस्टेड है, तो ऑलरेडी उसमें 16% ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NHAI होल्ड कर रहा था। तो इसीलिए द मिनिमम लेके आने से यूनिट होल्डर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दैट वे मोर मनी कैन बी रेज फॉर द सेम असेट्स रादर देन द स्पॉन्सर होल्डिंग हायर असेट्स करके। तो इट हैज काउंटर बोथ ये कि व्हाट इज द नीड। पहले तो स्पॉन्सर ही पैसा चाह रहा है, बट दे शुड हैव सम स्किन इन द गेम करके, इसीलिए 25% था, अभी उसको 15% कर दिया गया है, सो दैट दे कैन रेज अप टू 85% funds from third party unit holders for the same asset. It is a positive because lot of assets को मार्केट में आएगा। अभी ऑलरेडी NHAI ने 4-5 हाईवेज को ये NHAI इन्विट में डाल दिया है, और भी लेके आएगा उस इन्विट में। तो ऐसा पावर असेट्स, रोड असेट्स, एयरपोर्ट असेट्स, वो सब भी आ सकता है। अच्छी बात लग रही है, और फैसला भी ऐसा बेहतर लग रहा है कि इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का और बढ़ेगा, क्योंकि होल्डिंग जो स्पॉन्सर्स की है वो थोड़ी कम की जा रही है। मिस्टर श्रीराम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने डिटेल में हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर किया जो सेबी के वर्डिक्ट थे, और साथ में अंतेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से हमको वो F&O और कैश सेगमेंट के सेटलमेंट के बारे में बताया, कि इससे एक प्रोसीजरल टेक है जिसका फ़ायदा आगे चल के कंज्यूमर्स को, यानी कि जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उनको मिलेगा। खैर, इस बीच प्रशांत मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं, और सेबी के फैसले के बाद कुछ और अहम खबरें भी हैं जो प्रशांत आपको बताने वाले हैं। प्रशांत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी, और आपने और तमाम खास मेहमानों ने बहुत ही बेहतर तरीके से विश्लेषण किया सेबी के बड़े फैसलों के बारे में। और अब अपने दर्शकों को कुछ और अहम खबरों की ओर लिए चलते हैं, और चलिए बात कर लेते हैं आर्थिक जगत में हुए एक और बड़े फैसले, यानी RBI मॉनेटरी पॉलिसी की। इसके ऐलान के बाद हमें और आपको महंगे ब्याज दरों का झटका झेलना होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में %0.5% की बढ़ोतरी की और अकोमोडेटिव विड्रॉल स्टांस को कायम रखा। महंगाई को देखते हुए RBI ने लगातार चौथी बार दरों में बढ़ोतरी की है। रेपो रेट बढ़ने से ब्याज तो बढ़ेगा ही, लेकिन इससे कंज्यूमर के लिए घर, कार और दूसरे कर्ज और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। The MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.65%, and the marginal standing facility, that is MSF, and bank rate to 6.15%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को बाजार ने भी शानदार सलामी दी। पॉलिसी के ऐलान ने बाजार की 7 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा दिया। निफ्टी करीब 300 अंक उछाल के साथ 17,100 के करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ 57,400 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी में 3% से भी ज्यादा कमजोरी दर्ज की गई। और चलिए बात करते हैं एक और खास खबर की। रफ्तार के साथ आरामदायक सफर किस तरह से खास बनने वाला है, उसकी वानगी है मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश को मिली हाई स्पीड ट्रेन की सौगात की। जी हां, पीएम मोदी ने देश को दी मिनी बुलेट ट्रेन वंदे भारत की सौगात।
तो पीएम मोदी ने आज गुजरात को रफ्तार की डबल सौगात दी। पहले तो वंदे भारत ट्रेन और दूसरी सौगात रही अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज की भी शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा दिन है। देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि ये गौरव का पल है। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज अहमदाबाद मेट्रो के लगभग 32 किलोमीटर सेक्शन पर यात्रा शुरू हुई है और ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि एक ही साथ 32 किलोमीटर करीब करीब उसकी यात्रा का लोकार्पण हुआ है। और वहीं पीएम मोदी ने खुद वंदे भारत में सफर किया। पीएम ने ट्रेन के कर्मचारियों से बात भी की। इसी ट्रेन पर ईटी नाउ स्वदेश की टीम भी सवार थी। वंदे भारत से जुड़े हर बड़े मोमेंट्स को कवर करने वाले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने वंदे भारत एक्सप्रेस की खूबियां जानी। साथ ही वो इस ट्रेन के पहले सफर में मौजूद लोगों से मिले, जिन्होंने अपने यादगार अनुभवों को अपनी जुबानी बताया। चलिए आपको ले चलते हैं समीर के पास, जो बता रहे हैं इस ट्रेन और इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के अनुभवों के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के नए अवतार को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। उन्होंने खुद गांधीनगर से कालुपुर यानी कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक इस नए अवतार वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया। ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जो कि अहमदाबाद या गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से मुंबई सेंट्रल तक का सफ़र तय करेगी। और हम मौजूद हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हम भी सफ़र तय करेंगे मुंबई सेंट्रल तक का, और इस सफ़र के दौरान जानेंगे कि कैसे वंदे भारत ट्रेन यात्री के अनुभव में, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में, सेफ्टी पैरामीटर्स में कोई भी पैमाना हो, किस तरीके से ये भारतीय रेलवे को कई कदम आगे ले जाने वाली ट्रेन बन रही है। और इसीलिए क्यों रेलवे कह रही है कि वंदे भारत दरअसल भारतीय रेलवे में एक नए युग की शुरुआत है। वंदे भारत ट्रेन के नए अवतार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे पैसेंजर भी उतने ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये इनॉग्रल रन है, ये पहला रन है वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में। बड़ी बात ये भी है कि वही ट्रेन है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी सफ़र किया है। ये अब अनुभव जो है अपने आप में ख़ास है, लेकिन यात्रियों की ज़बानी किस तरीके का एक्सपीरियंस है? ये फर्स्ट रन है या इस रूट पर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? पहले तो फॉर्चुनेट इनफ कि पहली रन में टिकट मिला, तो अच्छा भी लग रहा है एंड जो एक्साइटमेंट लोगों में दिख रहा है एंड तो अच्छा है। एंड और हमने स्पेशली जब इनॉग्रल रन के लिए ही बुक किया है ये टिकट, एंड वी आर द फर्स्ट पैसेंजर टू बुक द टिकट्स। आज तक ट्रेन के सारे स्पेयर्स से लेकर सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते रहे। फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू हैपन दैट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द कोच विद द रैक। पूरा रैक हम सेल आउट करने जा रहे हैं आगे चल के। तो पोस्ट कोरोना भी ये जो भी हमारे इंजीनियर्स ने जो भी बनाया है वो भी कोरोना टाइम में ही बनाया है पूरा। तो भारत आगे बढ़ रहा है बस। मैं भी फर्स्ट टाइम वंदे भारत में जा रही हूँ और स्पेशली 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी, बहुत खुश हूँ। अब भी पहुँच जाऊँगी, जस्ट बैठी हूँ और पहुँच भी जाऊँगी। शानदार मुस्कुराते चेहरे पैसेंजर्स के, क्योंकि पहले ये वंदे भारत ट्रेन इस रूट पे जो चल रही है ये अपने आप में कई नई यात्री सुविधाओं से लैस है। काफ़ी कुछ इसमें बदलाव किया गया है, चाहे वो कलर्स हो या फिर पैसेंजर सेंट्रिक जो फीचर्स हैं। यही वजह है कि पैसेंजर एक्साइटेड है और उम्मीद यही कर रहे हैं वो कि आने वाले वक्त में ये एक्सपीरियंस वो और ज़्यादा ले पाएँ और इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग सेक्टर पर दौड़ती हुई मिले, ताकि और भी पैसेंजर इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाएँ। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर दीक्षित। तो सफ़र की एक और तरह से जो अनुभव हैं वो बढ़ता हुआ और बेहतरीन होता हुआ लोगों का। और चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के दमदार बढ़ते कदम की।
पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH भारतीय सेना में शामिल हो गया है। इसे आर्मी एविएशन में शामिल किया गया है। आर्मी एविएशन में ऐसा दूसरा हेलीकॉप्टर अगले महीने मिलेगा। खतरनाक मिसाइलों से लैस और दुश्मन की पकड़ से दूर रहने वाले इस हेलीकॉप्टर में तमाम खूबियां हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। और बदलते भारत की दमदार तस्वीरों के बाद अब रुख करते हैं बदलाव के दौर से गुजर रही भारत की एक अहम पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर जो तस्वीर धुंधली थी वो अब साफ होती जा रही है। अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के मैदान से हटने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरप्राइज एंट्री ली और नामांकन दाखिल किया। यानी अब अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला होगा। लेकिन कांग्रेस के गलियारों से आ रहे संकेतों से खड़गे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खड़गे के नॉमिनेशन के समय कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन शशि थरूर के साथ बड़े नेताओं के समर्थन की कमी साफ दिखी। G23 ग्रुप के नेता इस पूरी प्रोसेस से नदारद रहे, लेकिन थरूर ने लोकतंत्र की बेहतरी के लिए पार्टी में चुनाव को जरूरी बताया। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिस्त्री जी से को। हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। $6.1 पर MMBTU से बढ़कर $8.57 पर MMBTU हो गई है। ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। उसी तरीके से डोमेस्टिक डिफिकल्ट फील्ड से जो डोमेस्टिक गैस निकल रही हैं उसकी कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इसको $9.92 पर MMBTU से बढ़ाकर $12.46 पर MMBTU कर दी गई है। जो नई कीमतें होंगी वो 1 अक्टूबर से लागू होंगी और मार्च 2023 तक ये इफेक्ट में रहेंगी। उसके बाद फिर कीमतों की समीक्षा होगी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय इस भारी बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप डोमेस्टिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, इसका सीधा असर अब कंज्यूमर पे पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां जो है इसको पास ऑन करेंगी। जो सीरीजी कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजर की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। साथ ही साथ CNG, PNG, LPG के दाम बढ़ सकते हैं। तो इस पे ये खतरे हैं। महंगाई पर भी इसका असर होगा। इसको देखते हुए इस बात की सिफारिश की गई थी। लेकिन किसी भी तरह के बदलाव के लिए ये जरूरी था कि कैबिनेट बढ़ोतरी पर रोक लगाए, यानी कि समीक्षा पर रोक लगा दे। लेकिन कैबिनेट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। लिहाजा नियमों के हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी को नए फॉर्मूले पर विचार करके अपनी सिफारिशें देनी है। उसके बाद जब ये नया फॉर्मूला 30 नवंबर तक आएगा, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इसी फॉर्मूले को जारी रखती है या फिर नए फॉर्मूले के हिसाब से कीमतों की समीक्षा करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। In association with BSc, experience the new. आने वाले समय में आप और तरक्की करें। स्वदेश है आपके नाम में,
और सारा कुछ स्वदेशीकरण की बात हो रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। स्टेबिलिटी जो है वो सबसे नंबर वन उनका जो हदफ है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ अब एस्टिमेटेड है 7% की अगेंस्ट 7.2%। इट इज क्लियर कि इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए ये एक तरह से फ्रंट लोडिंग करी गई है रेट्स में। तो रेट्स की बढ़ोतरी जो 5.9 से बढ़ा के अभी 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ गई है, तो उससे हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंक के जो रिटेल रेट्स हैं वो कैसे उसमें फर्क आता है। पिछले कुछ महीनों में जो बढ़े हैं रेट्स रेपो रेट के, वो पूरी तरह बैंक के जो रिटेल रेट्स हैं इंडस्ट्री के, उसमें इनफैक्ट हैज नॉट गॉन अप बाय द सेम अमाउंट। देयरफॉर आई एम क्वाइट हैप्पी विद टुडेज स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि जिस तरह से आलमी सतह पे जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं इन्फ्लेशन के चलते, एक्सचेंज रेट के चलते, वो इंडिया में नहीं है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और जहां तक ऑटो इंडस्ट्री का सवाल है, अभी फिलहाल बुकिंग्स और जो बैलेंस जो डिमांड के पैरामीटर्स हैं वो भी स्ट्रांग हैं। और हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में, स्पेशली ये दिवाली का जो सीजन है उसके बाद, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। एक चीज जो मुझे जरूर इसमें एक कंसर्न लग रहा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, कि जब जीडीपी और ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। मैथमेटिकली स्पीकिंग 0.983 का कोरिलेशन होता है रिग्रेशन में, बहुत हाई कोरिलेशन है। और वो हमें इसलिए देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि वो H2 में कैसे इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा शशांक जी, लेकिन मैं सच्चिदानंद शुक्ला जी के पास जाऊंगा, ग्रुप इकोनॉमिस्ट M&M ग्रुप। अगेन एक बहुत एग्री बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो एंसिलरी और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी नज़र भी काफ़ी ब्रॉड रहती है। शुक्ला जी, कुछ वर्ड जो मैंने गवर्नर दास के मेरे रेडार पे आए, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, रेजिलियंस इन इकोनॉमी, कैपेक्स, अनसर्टेनिटी। हालांकि उन्होंने ये बात बोला कि क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है, सरकार का कैपेक्स से काफ़ी पुश है जो न्यूट्रलाइज करेगा, और वो कैपेक्स जीएसटी के कलेक्शन से फंड हो रहा है। तो एक तरफ तो एक्नॉलेजमेंट था कि हम कैसे बेहतर हैं दुनिया से, लेकिन उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ग्रोथ को काटा है, FY23 की ग्रोथ 7.25 से 7 किया, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को रिटेन किया। आपने कौन सी दो चार बातें ऑब्जर्व की? देखिए अजय जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत में ही उन्होंने ग्लोबल फैक्टर्स की बात की, एंड ही सेड कि द ग्लोब इज इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, राइट। ऐसे समय में इस तरह की पॉलिसी मुझे लगता है बहुत ही सुलझी और सधी हुई है। एज एन इंडस्ट्री, एज स्टेक होल्डर्स इन दिस इकोनॉमी, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो भी आरबीआई ने मेजर्स उठाए, जो भी आरबीआई गवर्नर ने कहा, मुझे लगता है कि ये हमको एक कॉन्फिडेंस प्रदान करता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज में जिस तरह से पॉलिसी कंडक्ट की जा रही है, आप सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए। फिस्कल पॉलिसी कुछ और कर रही है और मॉनेटरी पॉलिसी कुछ और कर रही है, राइट। टैक्स कट भी हो रहा है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह की सुलझी हुई पॉलिसी और फोकस, जो कि ना सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी, आपने गौर किया होगा उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही वॉलेटाइल पीरियड से गुजर रही है, मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जो आरबीआई गवर्नर का फोकस है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नजर है, मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी डोंट वांट टू रॉक द बोट, और मेरे ख्याल से हम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आरबीआई गवर्नर ने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रिटेन किया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दबाव के बावजूद, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड गाइडेंस ना देते हुए। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारी चीजें बोल दे फॉरवर्ड गाइडेंस में, आप उससे बंध जाते हैं। ही हैज रिटेन्ड दैट एलिमेंट ऑफ से फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरप्राइज, व्हिच इज अ बिग पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी।
तो आप इसे एक पॉजिटिव के तौर पर देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बीच मार्केट्स तो शूट अप हुई हैं, मार्केट्स तो बाउंस अच्छी खासी बाउंस बैक हुई हैं। 600 पॉइंट की मूवमेंट इस वक्त आपको बढ़त आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हम बहुत सारे क्रूशल सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं, बाजार अब 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश कोठारी भी है हमारे साथ। राजेश, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बाजार को पसंद आई कि बाजार ने इतना अच्छा रिएक्शन दिया आरबीआई कमेंट्री से? सी बेसिकली क्या है कि ये जो पॉलिसी है, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इट इज ए वेरी प्रूडेंट पॉलिसी, वेरी बैलेंस्ड पॉलिसी, और ये सिर्फ आज का नहीं है। अगर आप आरबीआई की पॉलिसी इफ यू लुक एट फ्रॉम लास्ट 2.5 years, मार्च 2020 में जो कोविड का पेंडेमिक का प्रॉब्लम आया, तभी से लेके आज तक का हमारा जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉरेक्स स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ये सब को अंदाज में रखते हुए आरबीआई ने आगे बढ़ाया लास्ट 2 साल से। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन पीरियड था ये, लेकिन काफी स्टेबल पॉलिसी का हमारा जो आरबीआई का जो गाइडेंस है वो कभी भी वही दिशा में चलता हुआ नजर में आ रहा है। एंड दैट पॉलिसी स्टेबिलिटी इज कंटिन्यूइंग वे फॉरवर्ड ऑल्सो। तो यस, वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्ट्रॉम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम पूरा इंसुलेटेड तो रह नहीं सकते, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये डिफिकल्ट टाइम जो है वर्ल्ड के लिए, उसमें इंडिया एज ए कंट्री का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, और ये अपॉर्चुनिटीज को हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो तभी कर पाएंगे जब इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इन ए वेरी स्टेबल इकोनॉमी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंट्री पर्सपेक्टिव। सो आई थिंक इट्स ए रीजनेबली गुड जॉब, आरबीआई कीप डूइंग रीजनेबली गुड जॉब। कंसिस्टेंटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम मेंशनिंग, रिएटरेटिंग कि कंसिस्टेंटली प्रूडेंट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमारे दूसरे गेस्ट साहब ने कहा कि यूके की पॉलिसी ले लो, एकदम वोलेटाइल पॉलिसी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है। तो आरबीआई का इंडिया में ऐसा नहीं है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 50 बिप्स आएगा और 50 बिप्स आके हो भी गया, तो इट इज नॉट वेरी वोलेटाइल पॉलिसी। जो भी पॉलिसी है, जो भी गाइडेंस है, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, और यही कंसिस्टेंसी फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर को पसंद आती है। और इसके लिए मार्केट जो है थोड़ा सा जो भी ऊपर है, इज बिकॉज ऑफ द फेथ इन आरबीआई, the faith in regulator that come what may, our policy will remain consistent. विराट दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। विराट, आपके व्यू में डोमेस्टिक डिमांड कितनी रेजिलिएंट है? बार बार उन्होंने इस बात के बारे में चर्चा की और आई एन द स्टॉर्म वाली बात भी कही। थोड़ी आंच तो ग्लोबल इकोनॉमी की वॉलेटिलिटी की हमें भी आएगी। डिमांड कंजम्पशन पे आपको कितना इंपैक्ट आता हुआ लगता है, या आपको लगता है रेजिलियंस बाहर की आंच को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है? बिल्कुल। अभी एक तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमारा पूरा जो ग्रोथ स्टोरी है, और हम आज क्यों दुनिया के बड़े देशों के बावजूद भी हम अलग दिख रहे हैं, इसका एक रीजन है हमारा डोमेस्टिक मार्केट। और इसमें जिस तरीके की ग्रोथ की गुंजाइश है, वो मेरे हिसाब से इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी। एक तो हमारा जो अगला 2-3 महीना है वो पूरा फेस्टिवल से भरा हुआ है, और पिछले 2 साल से काफी रिस्ट्रिक्टेड सेलिब्रेशंस हुए थे, तो इस तरीके से देखा जाए तो कंज्यूमर डिमांड ऊपर रहेगी। अर्बन मार्केट में अभी दिख रही है, और अभी अगले चंद महीने चलते हुए हमको दिखेगा कि इवन रूरल मार्केट में, क्योंकि बारिश की वजह से जो खेती प्रधान राज्य है, वहां पे भी वो सेक्टर में भी हमें डिमांड अप होती हुई दिखती है। तो ये जो वन में से कि प्रेडिक्टेबल पॉलिसी थी, लेकिन स्टेबल, कंटेनिंग इन्फ्लेशन एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, आई थिंक ये बहुत ही स्टेबल पॉलिसी है, और वो सभी मार्केट प्लेयर्स को हेल्प करेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ रमन अग्रवाल भी हैं, डायरेक्टर एफआईडीसी के। रमन जी, इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है कि कितने और रेट हाइक्स आरबीआई की तरफ से और आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर एनबीएफसी हो, एसएमई हो, एमएसएमई हो, सभी के लिए कैपेक्स करने के लिए लोन्स की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। तो कितने रेट हाइक्स और प्राइसिंग करके चलना चाहिए अभी? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल, क्योंकि हम मान के चले कि इस टाइम जो इन्फ्लेशन और जो रेट हाइक हो रहा है, प्योरली ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल सिनेरियो प्रेशर है, और दैट इज बॉइलिंग आउट ऑफ जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, स्पेशली जो यूक्रेन में चल रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ज्यादा है, क्योंकि जैसे पहले स्पीकर्स ने भी कहा कि जहां तक इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कहें, तो जैसे गवर्नर दास ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है
is economic activity in India is stable in spite of the global storm. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है, क्योंकि इसमें मैं सारा श्रेय जो दूंगा वो भारत सरकार और आरबीआई की एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो रही, स्पेशली जो कोविड के दौरान रहा, जो मेजर्स लिए गए, उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म भी कई लोगों ने किया कि शायद पैकेज कम था, बहुत से देशों के मुकाबले बड़ा रिलीफ पैकेज देना चाहिए था। ये भी कहा गया कि पैसा और प्रिंट मनी क्यों नहीं किया आरबीआई ने। लेकिन ये सब के नतीजे हम अब देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि ये सब, मैं इसको रेकलेस मेजर्स कहता हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसा करने से रोका। आरबीआई ने पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, बहुत अच्छी प्लानिंग की गई और आज नतीजे सामने आ रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल स्टॉर्म इंडियन इकोनॉमी इज वेरी वेल पॉइज्ड, स्टेबल है। और ये जो रेट हाइक की हम बात करते हैं, आप देखिए जितना भी रेट हाइक अभी तक हुआ है, मार्केट में क्रेडिट की डिमांड अभी भी है और बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस टाइम ये सिनेरियो बन गया है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर फोर्स्ड टू बोरो मोर, क्योंकि मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बहुत है। तो ये जो रेट हाइक हो रहा है, ये अभी तक कम से कम क्रेडिट डिमांड को ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल है, आगे चलते भी क्रेडिट डिमांड रहेगी। हाइक कितना होगा ये ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर्स पे रहेगा, डोमेस्टिकली वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। राजेश, रिस्की स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉर्टेड थे, काफी ज्यादा रिस्क ऑफ के एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर आया था, और ये सारे डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस हैं, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, ऑटोज, ये काफी सोल्ड ऑफ हो गए लास्ट 15-20 दिनों में, इस बात के चलते कि ग्लोबल ग्रोथ का इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। ये सारे डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे इसका पार्ट बना रखा है आपने, और आप आज आरबीआई साहब की कमेंट्री से डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे वापस क्या कॉल लेंगे, या आपकी क्या कॉल बन रही है? आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स, अजय, इन माय व्यू विल डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि यही तो सेक्टर है जो इंडिया को बचा के रखता है। अगर आप देखो, अगर यूएस में इतना बड़ा रिसेशन आ रहा है, यूके इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, यूरोप कोलैप्स हो रहा है, चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, जापान तो रिसेशन में 5 सालों से चल रहा है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसको होने वाला है? द कंपनीज, द सेक्टर्स विच आर ग्लोबल ओरिएंटेड, फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आ सकती है। लेकिन जो डोमेस्टिक थीम्स जो है, चाहे अगर हम कंज्यूमर पकड़ लेते हैं, चाहे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पकड़ लेते हैं, चाहे हम इंडियन हाउसिंग सेक्टर पकड़ लेते हैं, हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर पकड़ते हैं, कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट पकड़ते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आपका दूसरा सवाल था ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो यहाँ पे अभी तक ग्रोथ चालू हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 साल तो इंडिया में, 3 साल से इंडिया में बहुत सारी इश्यूज थे, और अभी सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, अवेलेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो रही है। हमें मालूम है कि इंडिया के लार्जेस्ट जो प्लेयर है ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री के, उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी 4 लाख गाड़ी की तो ऑर्डर बुक है, 3.5-4 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो आपको अगर दशहरा को अगर चाहिए आपको गाड़ी, तो ये दशहरा में हमें मिलने वाली नहीं, यू नो। सो इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वही तो हमें बचा के रख रही है। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी विल कीप डूइंग वेल। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, पर्टिकुलरली आईटी रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें थोड़ा स्लो डाउन के जो ऑलरेडी मार्केट फैक्टर कर रहा है, तो वहां पे थोड़ी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। बाकी जो मैंने ओपनिंग में कहा कि चाइना +1 की जगह पे अभी यूरोप +1 की नई थीसिस, नई थीम ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है। और मुझे लग रहा है इंडियन कंपनीज, द एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स, स्पेशलिटी केमिकल, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स, इनको भी ये बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, एंड इट इज इनफ फॉर कॉर्पोरेट इंडिया टू कीप डिलीवरिंग गुड डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स। से वही सवाल पूछूंगा जो अक्सर मैं आपसे पूछता हूं और आपके कॉलीग से, क्योंकि आपके पास एक प्री ट्रांजैक्शन डेटा भी आता है, इंक्वायरी का डेटा, जो आपको मदद करता है मैप करने के लिए डिमांड ट्रेंड्स 4-5-6 महीने। क्योंकि आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव शोरूम पर पूछते हैं कि भाई साहब आप अभी लेंगे गाड़ी या 3 महीने बाद लेंगे, हम जवाब देते हैं कि 2-3 महीने में मूड बना रहे हैं। ठीक है साहब, नंबर दे जाइए अपना। तो आपको मालूम है 3 महीने बाद रफली कितनी डिमांड आने वाली है, एक ट्रैजेक्टरी तो बन जाती है। अब आपको यहाँ से 3-4 महीने की डिमांड की ट्रैजेक्टरी किधर दिखाई देती है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड पे बार बार बात हो रही थी। जी, तो अभी राजेश कोठारी जी फरमा रहे थे और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर आप बुकिंग के लिहाज से देखें तो मारुति सुजुकी की बुकिंग आज सुबह मैं देख रहा था 4,45,000
क्या ऑर्डर बुकिंग थी। और इंडस्ट्री में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 8 से 8.25 लाख के करीब बुकिंग ऑर्डर है। तो लिहाजा जाहिरी तौर पे ये वाज़ेह है कि इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड है इस समय। और एक जो कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है वो है सप्लाई का, सेमीकंडक्टर के चलते। वो अगर दुरुस्त हो जाता है तो जरूर एक रिकॉर्ड तरह की बिक्री होगी। और इनफैक्ट जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि इस साल जो सेल है ऑटो इंडस्ट्री में पैसेंजर व्हीकल में 38 लाख के करीब होगा। 38 लाख। और इससे पहला जो प्रीवियस हाई था 2018-19 के माली साल में था, जो 33,60,000 के करीब था। तो अच्छी ग्रोथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि इसके डिस्पाइट द फैक्ट अबाउट इन्फ्लेशन कंसर्न्स एंड द टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, आई थिंक ये सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा। ऑलरेडी H1 के जो रिजल्ट्स अब कल मतलब पता चल जाएंगे पूरे, लगभग 40% की ग्रोथ है इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर H1 वाज अफेक्टेड बाय द कोविड। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल में सारे पैनलिस्ट, सारे बाकी जो मेहमान हैं उन्होंने भी कही कि आरबीआई के जो कमेंट्री है उसमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए जैसे डॉन्टिंग चैलेंजेस या आई इन द स्टॉर्म। लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि गवर्नर साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। और उनकी कॉन्फिडेंस की वजह मेरे ख्याल में ये है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे और स्टेबल हैं। अगर आप आलमी तौर पे बाकी मुल्कों से मुवाजना करें तो हमारी जो शराय नमू है, जो ग्रोथ रेट है वो 7%, आप कम तो करिए 7.2 से, लेकिन 7% बहुत अच्छी है अगर आप बाकियों से कंपेयर करें। अगर आप इफरात ज़र की बात करें, जो इन्फ्लेशन रेट है वो इन्फ्लेशन रेट बाकी हमारे पड़ोसी मुल्कों में देखिए कितना ज्यादा है। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि गवर्नर साहब की आवाज में कॉन्फिडेंस जरूर था। और ये कॉन्फिडेंस में मेरे नजर में डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से ज्यादा है, और जो कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्टेबल हैं, और उसमें ऑटोमोबाइल का जरूर बहुत योगदान है। और मुझे उम्मीद है कि यह रिकॉर्ड तोड़ साल होगा ऑटोमोबाइल के लिए। रिकॉर्ड तोड़ सेल्स होंगी और ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साल देखते हैं। शशांक श्रीवास्तव, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ सच्चिदानंद शुक्ला जी भी हैं। मिस्टर शुक्ला, क्योंकि इस पॉलिसी में कमेंट्री में एग्री सेक्टर पर भी बात हुई, पल्सेस को भी टच बेस किया गवर्नर साहब ने, खरीफ क्रॉप्स को भी टच बेस किया। एक और चीज़ उन्होंने जो बात करी वो ये बोली कि क्रूड भले ही एक प्रेशर क्रिएट करता हो इन्फ्लेशनरी, लेकिन उसकी जो बास्केट उन्होंने रखी वो $100 तक रखी। आप इसे कितना, इन दोनों मूव पर, इन दोनों ही की कमेंट्रीज पर क्या व्यू रख रहे हैं? मेरा ख्याल है क्रूड प्राइस की अगर हम बात करें, आरबीआई का जो मानना था, पिछली बार उन्होंने $105 पर बैरल का जो एस्टिमेट रखा था, मेरे ख्याल से काफी क्लोज रहा है। 104 था फर्स्ट हाफ में। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस तरह की हम डिमांड डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं दुनिया में, मुझे लगता है कि उनका जो आकलन है $100, इट शुड बी राइट। और मेरे ख्याल से अगर हम इस फिस्कल की बात करें, any number which is lower than 105 should be positive for हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या हमारा जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, उसके लिए मेरे ख्याल से ये सही नंबर है। मुझे नहीं लगता इससे हमें ज्यादा दिक्कत होगी। दूसरी बात जो आपने की रूरल इकोनॉमी की, मुझे लगता है कि हमको ये देखना होगा सबसे पहले कि जो मॉनसून, जो एवरेजेस की हम बात करते हैं, काफी मिसलीडिंग हो सकते हैं। अगर हम देखें रूरल इकोनॉमी को, तो ये जो मॉनसून का जो एवरेज है 7% अबव नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में काफी चैलेंजेस आए हैं, पर जिसकी वजह से कि एग्री कैश फ्लोज में दिक्कत देखने को मिलती है अक्रॉस स्टेट्स। लेकिन अगर हम वाटर टेबल्स की बात करें, थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है रबी क्रॉप में। मेरे ख्याल से विल बी मेकिंग अप फॉर द डेफिसिट इन द खरीफ। सो खरीफ और रबी का जो ये बैलेंस है, मेरे ख्याल से ओवरऑल शुड नॉट बी वेरी वेरी इन्फ्लेशनरी। और मेरे ख्याल से रूरल डिमांड भी काफी हद तक स्टेबल है। हालांकि इसमें हमको इंटर स्टेट वेरिएशंस देखने मिलेंगे, बट एट एन एग्रीगेट लेवल द सिचुएशन शुड बी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। बैक टू यू। ये जो लिक्विडिटी सिनेरियो अभी डोमेस्टिक सिस्टम में थोड़ा सा कम हुआ है। इनफैक्ट अभी शुरू में गरिमा कपूर जो इकोनॉमिस्ट थी वो भी कह रही थी कि डेफिसिट में चली गई है। हालांकि कलेक्शन काफ़ी हेल्दी है जीएसटी के।
आप इस लिक्विडिटी को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये कोई दिक्कत की बात है या आपको आने वाले महीनों में, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, डिमांड हाई रहती है, ये मैनेजेबल लग रही है? देखो ये आपका वो सही है कि क्रेडिट डिमांड ज्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ में स्लोनेस आई है, लेकिन अभी इसका एक वजह ये भी है कि सडनली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों को काफी मिलने लगी है, इसलिए जो सेविंग्स जो था वो सेवर्स जो थे वो इन्वेस्टर्स बने हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये आगे जाते हुए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और क्रेडिट ग्रोथ में इतना हिट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी आने की मुझे उम्मीद नहीं है। एनबीएफसी स्पेस में डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं कस्टमर्स के, रिटेल कैटेगरी, एमएसएमई कैटेगरी, वो कितना सेंसिटिव है इन रेट्स के लिए? क्या कोई अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ऊपर नीचे करता है? अगर 1%, आधा टका, 1.5%, इवन 2% तक रेट बढ़ जाता है? और क्या लेंडिंग रेट आपके जो कम्युनिटी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में रेट्स बढ़ा रहे हैं, या वॉल्यूम आगे रखने के लिए रेट्स थोड़ा लैग के साथ बढ़ रहे हैं जितना आरबीआई रेट बढ़ा रहे हैं? हाँ, हमें एक बहुत अहम बात समझनी होगी कि जहां तक एनबीएफसीज का सवाल है, आज की डेट में भी एनबीएफसीज बोरिंग के लिए बहुत हद तक निर्भर है बैंक्स के ऊपर। अब हमारी बोरिंग कॉस्ट में कितना चेंज आता है, वो बैंक्स कितना ट्रांसमिट करते हैं रेट हाइक को, ये एक बहुत अहम सवाल रहेगा कि आगे हमारा लेंडिंग रेट कैसे मूव करेगा। तो अभी तक जो रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा बदलाव नहीं है कि कोई ये रियल वरीसम हो कंज्यूमर एंड पर, कस्टमर के एंड पर, और मुझे लगता है कि ऐसा ही ट्रेंड आगे चलेगा कि कोई ऐसा वरी नहीं होगी। जहां तक आपने अवेयरनेस की बात कही, आज की डेट में बोरोर चाहे छोटा है या बड़ा है, बोरोर पूरी तरह अवेयर है, उसको मालूम है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट का रुझान क्या चल रहा है। तो अगर चाहे वो एग्री करता है, लेकिन वो एक बार डिस्कस जरूर करता है कि साहब अगर रेट बढ़ रहे हैं या रेट कम हो रहे हैं तो मेरा रेट भी क्यों नहीं बढ़ाया जाता या कम क्यों नहीं होता। तो ये बात सब बतानी पड़ती है, क्योंकि हमारा वी आर इंटरमीडिएट, हम बोरो करते हैं, आगे लेंड करते हैं। तो अगर हमारा बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी लेंडिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेंडिंग रेट्स भी बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारी बोरिंग कॉस्ट पर। एक मैं इस पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शायद डिस्कशन में नहीं आ रही है, कि एक गवर्नर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, विच इज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी। उन्होंने कहा है कि आरबीआई एक डिस्कशन पेपर लाने वाला है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच फॉर बैंक्स। ये एक लैंडमार्क कदम होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज की डेट में केवल एनबीएफसी ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरे सिस्टम में जो इंड एस अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करती है, जिसमें एक्सपेक्टेड लॉस के हिसाब से प्रोविजनिंग किया जाता है। बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स इस सबसे अभी बाहर है। लेकिन ये जो स्टेप लाया गया है, अगर ये होता है तो ये एक बहुत अहम कदम होगा आने वाले समय में हार्मोनाइजेशन लाने के लिए सिस्टम में, और ये बहुत एक अच्छी बात होगी। राजेश, जाते जाते आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज की अर्निंग्स अगले 3 साल में डबल हो जाएंगी? डबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इकोनॉमी का ग्रोथ 10 से 11% है और अगर हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज का ग्रोथ 15 से 18 से 20 से 22% है, एक रेंज होती है, हर एक सेक्टर की एक अपनी अपनी रेंज होती है, तो रफली 18% के अगर आसपास अर्निंग्स ग्रोथ कंपाउंडिंग अगर होता है तो बेसिकली मार्केट हैज अ पोटेंशियल टू डिलीवर द रिटर्न्स इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ, which is 2 times 3 times better than any other asset class, and I think that's basically what it is all about the equity market. मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि 4 से 4.5 साल में आपका पोर्टफोलियो का अर्निंग्स डबल होता है तो पोर्टफोलियो भी डबल होगा क्लियरली। बट आप सबको, शुक्ला जी, शशांक श्रीवास्तव जी, अरविंद सेंगर, गरिमा कपूर, विराट दीवान जी और अग्रवाल साहब, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आसान भाषा में काम की बात और मुद्दे की बात गवर्नर दास साहब की कमेंट्री से निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए। मैं तो कहता हूँ हिंदी बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, देश भाषा है। 1 ईयर के लिए कांग्रेचुलेशंस। गोल्स के बिना ये पता करना कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, दैट्स यूजलेस।
समय का कितना बड़ा रोल होता है। कई इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए, बट नोबडी थिंक्स इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम आई शुड बी रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़। और जितना भी ज़्यादा समय आप मार्केट में बिताएंगे उतनी